हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। और डेट है आज की 3 जुलाई और आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ करंट इश्यूज। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिस एमसीक्यू। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये प्रैक्टिस एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व कर सके, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस एमसीक्यू है वो हमारे आज के ही डिस्कशन से रिलेटेड रहेगा। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं एक आंसर जो कि हमने कल एमसीक्यू डिस्कस किया था, उसका हम आंसर देख लेते हैं आज। तो उसका आंसर था फर्स्ट एंड सेकेंड। ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट थे ये सही थे। तो कल के जो क्वेश्चन था उसमें हमने ऑप्शन सही नहीं थे, कुछ टेक्निकल इशू के कारण, यहाँ पे टाइपिंग इशू के कारण। ऑप्शन ये वाला जो ए ऑप्शन है उसको 1 एंड 2 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 1 एंड 3 हो गया था। तो इसलिए इसका आंसर क्या था, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इसके सही थे और थर्ड स्टेटमेंट गलत था। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों था, क्योंकि देखिए ये जो यूएनएफपी है वो डायरेक्टली टैकल करता है किन किन एसडीजीज को, तो वो एसडीजी 3, 4 और 5 को बस टैकल करता है। एसडीजी 16 को ये नहीं टैकल करता है। तो ये था, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड तो सही थे। तो ये इसका आंसर था फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए हम आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम के बारे में, जो कि हाल ही में अभी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च की है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बोर्ड है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। इस बोर्ड ने ये स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है एक्सेलरेट विज्ञान। और ये किस लिए की गई है, तो ये जो साइंटिफिक रिसर्च मैकेनिज्म है उसको बूस्ट करने के लिए की गई है हमारे कंट्री में। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और ये क्या प्रोवाइड करेगा, तो ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। किस चीज़ के लिए, तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के लिए या फिर रिसर्च इंटर्नशिप के लिए और वर्कशॉप्स के लिए। तो ये क्या करेगा, एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाला है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, रिसर्च इंटर्नशिप और वर्कशॉप। इसके बारे में हम एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं इस स्कीम के बारे में। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च को एनकरेज करना और जो साइंटिफिक मैन पावर है उसको भी अच्छे से बनाना, प्रिपेयरिंग साइंटिफिक मैन पावर। तो जिसके कारण क्या हो सकता है, जो रिसर्च और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है वो बढ़ावा उसको मिल जाएगा। तो इसलिए ये एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम चालू की गई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेनली दो ऑब्जेक्टिव है इसके, हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना और प्रिपेयरिंग साइंटिफिक मैन पावर। इसका विजन क्या है, तो देखिए 3 ब्रॉड गोल्स हैं इस स्कीम के। तो सबसे पहला है कंसोलिडेशन एग्रीगेशन ऑफ ऑल साइंटिफिक प्रोग्राम, सारे साइंटिफिक प्रोग्राम्स जितने भी चल रहे हैं उन सभी को एग्रीगेट करना। और दूसरा है क्या, इनिशिएटिंग हाई एंड ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स, वर्कशॉप्स को हेल्ड करवाना या फिर ऑर्गेनाइज करवाना जो कि हाई एंड ओरिएंटेशन वाली वर्कशॉप होंगी उनको। और तीसरा जो गोल है मेन, वो क्या है, रिसर्च इंटर्नशिप को के लिए अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। तो रिसर्च इंटर्नशिप के लिए जो अपॉर्चुनिटीज उनको क्रिएट करना जो साइंटिस्ट है उनके लिए। तो 3 ब्रॉड गोल्स है अभी हमने देखे, एक एग्रीगेशन ऑफ ऑल साइंटिफिक प्रोग्राम्स, एक वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करवाना और दूसरा रिसर्च इंटर्नशिप को की जो अपॉर्चुनिटीज है उनको क्रिएट करना। तो ये है इसके कुछ विजन। अब हम इसके कंपोनेंट के बारे में बात करें तो देखिए मेनली 2 कंपोनेंट है इस स्कीम के अंदर, एक है अभ्यास प्रोग्राम और दूसरा है सम्मोहन मिशन। सबसे पहले हम देखते हैं अभ्यास मिशन के बारे में। तो देखिए अभ्यास मिशन क्या है, तो ये मेनली क्या है, एक अटेम्प्ट है ताकि रिसर्च को बूस्ट कर सकें और डेवलपमेंट कर सकें, जो कंट्री है उसमें डेवलपमेंट कर सकें और जो रिसर्च हो रही है कंट्री के अंदर उन्हें बूस्ट कर सकें, इसलिए ये अभ्यास प्रोग्राम चलाया गया है। तो इसमें क्या होने वाला है, तो इसमें देखिए enabling and grooming potential PG, postgraduate and PhD students by means of developing their research skill in selected areas। तो जो भी PG या PhD के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनके अंदर उनकी जो स्पेशल किसी भी स्पेशल एरिया में जो उनकी रिसर्च स्किल है उसको डेवलप करना, उसको बढ़ाना। तो ये मेनली अभ्यास प्रोग्राम जो है उसका काम है। और वो कैसे बढ़ेगा, तो इसके लिए 2 कंपोनेंट है। देखिए 2 चीज़ होंगी, एक कार्यशाला और एक वृत्तिका। सबसे पहले ये हाई एंड वर्कशॉप के थ्रू इसे बढ़ाया जाएगा जो रिसर्च स्किल्स है उनकी, और दूसरी चीज़ है रिसर्च इंटर्नशिप के द्वारा भी बढ़ाया जाएगा। मतलब कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में उनको इंटर्नशिप का मौका मिलेगा और उन्हें रिसर्च वर्क में अपना जो भी फील्ड रहेगी उसमें रिसर्च करने का अच्छा मौका मिलेगा। और दूसरा क्या है, कार्यशाला, यानी कि जो हाई एंड वर्कशॉप्स है वो ऑर्गेनाइज की जाएंगी। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है जैसे आईआईटीज़ हैं या आईआईएससी है या फिर इसरो या फिर जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स या डिपार्टमेंट्स है उनके द्वारा वर्कशॉप्स कराई जाएंगी ताकि वो अपनी रिसर्च स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। तो ये था अभ्यास प्रोग्राम के बारे में। तो देखिए अगला हम देखते हैं सम्मोहन मिशन है, अगला कंपोनेंट इसका। और ये क्या है, तो देखिए ये दो कंपोनेंट में डिवाइडेड है, संयोजिका और संगोष्ठी। संयोजिका क्या है, तो ये एक ओपन एंडेड प्रोग्राम है। तो ये किस लिए है ये प्रोग्राम, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए है साइंस और टेक्नोलॉजी में। जिसकी जिसकी जो फंड है वो कौन देगा, वो गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज इसको फंड करती हैं, संयोजिका। अगला है संगोष्ठी। तो अगला जो इसका कंपोनेंट है वो है संगोष्ठी। और ये पहले से ही ये प्रोग्राम चला आ रहा है सर्व के अंडर पे, मतलब कि जो भी हमने पढ़ा, सर्व क्या है, साइंटिफिक साइंस एंड एनर्जी रिसर्च बोर्ड, इसके अंडर पे ये ऑलरेडी चल रहा है ये प्रोग्राम। और ये क्या किस लिए है, तो ये जो है वो वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए ये प्रोग्राम है संगोष्ठी।
तो तीनों चीज़ें हो जाती है। देखिए, सबसे पहले अभ्यास प्रोग्राम से जो रिसर्च इंटर्नशिप है, वो मेन है इसमें। अभ्यास प्रोग्राम से रिसर्च इंटर्नशिप का बढ़ावा मिल रहा है। और जो संवहन मिशन है, उसमें 2 चीज़ें, एक कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ और दूसरी चीज़ क्या है, वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज़ करना। तो ये क्या है, मेनली रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम आई है। तो चलिए अब हम सर्व के बारे में एक बार बात कर ले, तो द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के बारे में। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि किसके अंडर पे आती है, तो ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर पे आती है, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। तो ये कब बनाई गई थी, तो ये 2009 में बनाई गई थी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसीलिए ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो सेक्रेटरी होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं, और इसमें अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं और साइंटिस्ट भी होते हैं। देखिए, ये क्यों बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी प्रोमोटिंग बेसिक रिसर्च इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो रिसर्च को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी ये, जो बोर्ड है उसको बनाया गया था। और दूसरा क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाता है साइंटिस्ट को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज को, इंडस्ट्रियल कंसर्न्स एंड अदर एजेंसीज फॉर सच रिसर्च। मतलब रिसर्च वर्क के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी ये प्रोवाइड करवाता है सर्व। तो हमने सर्व के बारे में भी देख लिया। चलिए अब हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। हमारी अगली न्यूज़ है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने सेंट्रल जू अथॉरिटी में न्यू मेंबर्स अपॉइंट किए हैं, तो वो हमारे लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो याद रखनी है। सेंट्रल जू अथॉरिटी है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर पे आती है, वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस मिनिस्ट्री के अंडर पे आती है। तो चलिए हम इसके बारे में और देख लेते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट किस किस का हुआ है ये नहीं है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में हमें पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि किसके अंडर पे आती है, तो अभी हमने बात किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर पे आती है। और ये बनाई गई थी 1992 में। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसलिए ये कौन से एक्ट के थ्रू बनाई गई है, तो ये बनाई गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू बनाई गई है, जो कि 1972 में पास हुआ था या बना था। तो देखिए, सीजेडए जो है, सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर पे आती है और 1992 में बनाई गई थी। तो ये था इसके बारे में। अब देखते हैं इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं। तो देखिए, इसका जो चेयरमैन होते हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी के, वो होते हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर, यानी कि जो मिनिस्टर होते हैं इस मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, वो इसके चेयरमैन होते हैं। और इसमें 10 मेंबर अलग होते हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी भी होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो भी नेशनल एफर्ट चल रहे हैं कंजर्वेशन को रिलेटेड, कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो उनको स्ट्रेंथन करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है उसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है। उसका फंक्शनिंग क्या है, तो जितने भी जू हैं इंडिया में उन सभी को रेगुलेट करना, या फिर उन सभी को रजिस्टर करना या रिकॉग्निशन देना ऐसा जू। तो ये किसका काम है, ये सेंट्रल जू अथॉरिटी का ही काम है। और दूसरी चीज़ क्या है, तो देखिए दूसरा इसका फंक्शन है कि ये जितने भी रूल्स है, जो भी गाइडलाइंस है, वो यही बनाता है। सेंट्रल जो जू को जो एडमिनिस्टर करने के लिए जितने भी रूल्स या गाइडलाइंस है, वो ये सेंट्रल जू अथॉरिटी ही बनाती है। अगला क्या है, तो देखिए अगला जो इसका फंक्शन है वो है इट कोऑर्डिनेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स प्रोग्राम ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ जू पर्सनल। मतलब जू पर्सनल जो होते हैं उनको ट्रेनिंग का भी काम करते हैं, उनके ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम्स चलाने होते हैं वो भी यही अथॉरिटी चलाती है। और प्लान्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स एंड एक्सटीटू रिसर्च, तो ये सभी क्या है, इसके फंक्शन है। तो आपको ये याद रखना है सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में। चलिए हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसी एंड एचएफसीज। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में अभी अप्रूव किया है एक प्रपोजल, जो कि लॉन्च करना है किस क्या, एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम को लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, ताकि जो उनकी लिक्विडिटी पोजीशन है वो इम्प्रूव हो सके। तो देखिए, बजट में इस साल के जो बजट था 2020-2021 का, उस बजट में क्या अनाउंस किया गया था, एक मैकेनिज्म जो कि क्या करने वाला था, जो एडिशनल लिक्विडिटी चाहिए थी एनबीएफसीज और एचएफसीज को, तो वो इसमें प्रोवाइड करने वाले थे थ्रू पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम। तो ये एक स्कीम लॉन्च हुई थी बजट के टाइम पे, जिससे क्या है, जो लिक्विडिटी है, एडिशनल लिक्विडिटी है एनबीएफसीज और एचएफसीज को, तो वो प्रोवाइड होने वाली। तो उसी स्कीम के अंडर पे ये नया स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च की गई है, और इसमें लगभग 30,000 करोड़ के जो लिक्विडिटी है वो एंटर होने वाली है एनबीएफसीज और एचएफसीज में। एचएफसीज क्या है, तो ये भी एक तरीके से एनबीएफसीज होते हैं, बट इनका जो रेगुलेटर है वो अलग होता है। तो इनका रेगुलेटर कौन होता है, तो इनका रेगुलेटर होता है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये इन्हें रेगुलेट करता है, किसको, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को। तो चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं, इस स्कीम के बारे में। तो देखिए 30, एक सेकेंड, मैं इस पेन की जो इंक है वो चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए तो अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना दिया है इसके लिए। तो 30,000 करोड़ का एस्टीमेट दिया है गवर्नमेंट ने कि इतना ये इन्वेस्ट करेगी, इतना लिक्विडिटी एंटर करेगी एनबीएफसीज और एचएफसीज के लिए। तो ये क्यों करने वाले हैं, क्योंकि देखिए इस समय में जो डेब्ट मार्केट चल रहा है, अभी हमारा जो मार्केट है वो डेब्ट में चल रहा है, तो इसलिए
जो ये कंपनीज है, एनबीएफसी कंपनीज है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, उनको जो मनी रेज करना है वो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते जा रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ को इन्फ्यूज करने की सोचा है इनमें। तो ये कैसे होने वाला है, तो ये अब हम देख लेते हैं। देखिए, अंडर दिस स्कीम इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन। दोनों ही टाइप के ट्रांजेक्शन, मार्केट ट्रांजेक्शन में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो किसमें की जाएगी, तो वो की जाएगी डेब्ट पेपर्स में, जो कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड के रहेंगे। डेब्ट पेपर्स किसके रहेंगे, तो वो एनबीएफसीज और एचएफसीज के डेब्ट पेपर्स रहेंगे, उनमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन करने वाला है, तो वो आरबीआई ही करेगी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आरबीआई करेगी या गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, और ये जो सिक्योरिटीज हैं या जो डेब्ट पेपर्स है, उनकी जो गारंटी है वो पूरी की पूरी कौन लेने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सिक्योरिटी पेपर्स हैं या फिर जो डेब्ट पेपर हैं, उनकी पूरी गारंटी लेगी इस स्कीम के अंडर पे। और इसीलिए ये क्या करने वाले हैं, लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं एचएफसी और एनबीएफसी के लिए। तो ये थी इस स्कीम के बारे में। चलिए हम और भी कुछ चीज़ें देख लेते। तो देखिए, अभी हमने डिस्कस किया आरबीआई पूरा फंड प्रोवाइड करने वाली है। अभी हमने डिस्कस किया आरबीआई पूरा फंड प्रोवाइड करने वाली है इस स्कीम के अंडर पे। तो देखिए कितना फंड होने वाला है, कम ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 का जो सिक्योरिटीज़ है वो इशू होंगी। देखिए कितनी इश्यूज हो रही हैं सिक्योरिटीज, लगभग 30,000 तक की, मतलब 30,000 की जो लिक्विडिटी है वो एडिशनल लिक्विडिटी है वो एनबीएफसी में इंफ्यूज कराई जाएगी। तो एनबीएफसी अब इसके लिए एलिजिबल कौन कौन से एनबीएफसी या एचएफसीज हैं, तो देखिए वो हम देख लेते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं इस स्कीम के लिए। तो जो भी एनबीएफसी इंक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दैट आर रजिस्टर्ड बाय द विद द आरबीआई, तो जो भी एनबीएफसी या फिर एम जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है मतलब एमएफआई है, वो अगर आरबीआई से रजिस्टर्ड है तो इसके लिए एलिजिबल है अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और बाकी सारी जो एक्सक्लूडिंग दोज रजिस्टर्ड एज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं, इस स्कीम में इंक्लूड नहीं होती। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करें तो जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड है नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 में, वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। और अदर एलिजिबिलिटी अब हम देखते हैं तो देखिए कुछ और भी है एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया, तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो कैश एडिक्वेसी रेशियो है एनबीएफसीज और एचएफसीज का, वो वो इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब एनबीएफसी के लिए 15% मिनिमम है, और जो एचएफसी है उनके लिए 12% का जो कैश एडिक्वेसी रेशियो है वो मेंटेन रखना जरूरी है मार्च 31, 2019 तक। अब हम अगला देखते हैं। तो अगला क्राइटेरिया है कि इनमें जो एनबीएफसी या एचएफसी उनमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 6% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरी बात क्या है कि ये जो कंपनीज हैं एचएफसी या एनबीएफसी, तो उनमें क्या है, नेट प्रॉफिट शो हुआ हो पिछले 2 सालों में। तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में इसमें नेट प्रॉफिट हुआ हो इन कंपनीज में, तो ये इसलिए एलिजिबल है। अब अगला देखते हैं हम। तो अगला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जो एसबीआई रजिस्टर्ड रेटिंग एजेंसी है, सेबी रजिस्टर्ड रेटिंग एजेंसी है जो, उनमें इनकी जो रेटिंग है वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड की होनी चाहिए, तो ही ये क्या है, एलिजिबल होंगी। तो ये थी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस स्कीम के लिए। अब हम एनबीएफसी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। एनबीएफसी क्या होती है, तो देखिए एनबीएफसी ऐसी कंपनीज होती हैं जो रजिस्टर किस एक्ट में होती है, तो ये आपको याद रखने की एनबीएफसी रजिस्टर होती है कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर पे। ठीक है, और ये क्या करती है, तो ये it is engaged in the business of loan and advances, acquisition of shares, stock, bond, debenture, securities issued by the government, local authority और other marketable securities of like nature। अगला क्या है, लीजिंग, हायर, परचेज। अगला है इंश्योरेंस बिजनेस और चिट बिजनेस। इन सभी में ये होनी चाहिए, इन सभी के बिजनेस में ये होनी चाहिए एनबीएफसी, तो ही क्या कहलाएंगी, वो एनबीएफसी कहलाएंगी। अगला हम देखते हैं। तो देखिए अगला क्या है कि इसमें कौन से जो इंस्टीट्यूशन है वो इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनका जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो इन एक्टिविटीज में होता है, जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, और परचेस एंड सेल ऑफ एनी गुड, और प्रोवाइडिंग एनी सर्विस एंड सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है, प्रिंसिपल बिजनेस मतलब कि जैसे कोई कंपनी है उसका 50% से ज़्यादा जो एसेट है वो एक ही फील्ड में हो या एक ही सेक्टर में लगा हो, तो वो कहलाता है उसका प्रिंसिपल बिजनेस। तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं हो, ऐसी कोई भी कंपनी अगर जिसका 50% से ऊपर एसेट एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगा हो या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में लगा हो या फिर परचेस या जो गुड्स के परचेस या सेल है उसमें लगा हो, अदर देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को नहीं काउंट होता है, और कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या फिर सेल, परचेस और कंस्ट्रक्शन हो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो अगर इन सेक्टर्स में लगा है 50% से ज़्यादा एसेट किसी भी कंपनी का, तो वो एनबीएफसी नहीं कहलाएगी। तो अगला हम देखते हैं। तो देखिए इसके फीचर्स देख लेते हैं अब हम एनबीएफसी के। तो देखिए ये ना तो कोई
डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। ये क्या है, फीचर्स ऐसे हैं जो बैंक से डिफरेंट है। ये एक तरीके से बैंक ही है, बट जो कुछ फीचर्स हैं वो इसके अलग हैं। तो देखिए, सबसे पहला फीचर क्या है, ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है, ये इशू नहीं कर सकता है चेक्स। चेक्स भी ये इशू नहीं कर सकता है, जो कि क्या है, अगर इसे जो चेक इशू कर रहा है वो अगर उसे अपने ही बैंक में या एनबीएफसी में ही, खुद की एनबीएफसी में ही इसे अगर ड्रॉ करना हो तो ये नहीं कर सकता ऐसे चेक्स को इशू। और अगला है इसमें कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है बैंक्स के अंदर पे, डिपॉजिटर को ये फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि देखिए अगर डिपॉजिटर जो है अगर पैसे डिपॉजिट कर रहा है तो उसे इंश्योरेंस फैसिलिटी दी जाएगी। जैसे कभी बैंक अगर बैंकरप्ट हो गया तो उसका जो पैसा है वो कम से कम सेफ रहे। तो इसीलिए क्या है, ये डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है, जो कि एनबीएफसी में, जो एनबीएफसी के डिपॉजिटर्स हैं उनपे ये नहीं होती है, उनको ये फैसिलिटी नहीं दी जाती है। तो मेनली 3 फीचर आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने चाहिए, क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा ये फीचर्स दिए गए हैं। तो इस न्यूज़ में बस इतना ही था। अगली हम न्यूज़ देखते हैं, तो देखिए अगली न्यूज़ में हमारे पास सेंटर डिजिग्नेट 9 इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट। सेंटर ने 9 इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट घोषित कर दिया है या फिर डिक्लेयर कर दिया है। तो देखिए ये 9 कौन है, तो ये हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है सेपरेटिस्ट खालिस्तानी ग्रुप से। तो ये खालिस्तानी ग्रुप क्या है, तो जो पंजाब है उसको एक सेपरेट कंट्री बनाने के लिए इन लोगों ने एक मूवमेंट शुरू किया है, या फिर कह सकते हैं एक सेशनिस्ट मूवमेंट है ये, कि इंडिया से अलग होना है, हमें एक सेपरेट कंट्री बनानी है सिक्स के लिए। तो ये इस मूवमेंट के ही लोग थे, जो कि क्या है टेररिस्ट इन्हें घोषित कर दिया गया है। ये 9 लोग थे, तो हमें वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन थे ये, अब इसे किसने किया है, कौन सी मिनिस्ट्री ये डेसिग्नेट करती है, तो ये करते हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री। और ये किसके कारण होता है या किसके थ्रू डेसिग्नेट होते हैं टेररिस्ट, तो ये होते हैं यूएपीए एक्ट के थ्रू, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू ये टेररिस्ट घोषित या डिक्लेयर किए गए हैं। तो आपको चलिए अब हम देख लेते हैं यूएपीए के बारे में कि ये जो एक्ट है वो क्या है। तो देखिए ये एक्ट आया था 1967 में, और इसमें क्या है, तो दिस लॉ इज एम्ड एट इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशंस इन इंडिया। तो जो भी एसोसिएशंस है जो अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनसे जो इंडिया है उनको बचाने का इसका काम है, इस लॉ का काम है। तो देखते हैं अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मेक पावर अवेलेबल फॉर डीलिंग विद एक्टिविटीज डायरेक्टेड अगेंस्ट इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो इंडिया की इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी को हर्ट करती है या फिर इफेक्ट पहुंचाती है, तो वो क्या है, उनसे जो है डील करना इस एक्ट में दिया हुआ है कि उनसे कैसे डील किया जाएगा इन एक्टिविटीज से। अगला देखते हैं हम, तो अगला है दिस एक्ट मेक्स इट अ क्राइम टू सपोर्ट एनी सेशनिस्ट। अगर कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी सेशनिस्ट मूवमेंट, मतलब सेशनिस्ट मूवमेंट मतलब कि जैसे इंडिया से किसी पार्ट को बाहर निकालने के लिए, अलग से एक कंट्री बनाने के लिए अगर कोई मांग कर रहा है, कोई मूवमेंट चला रहा है, तो अगर उसका कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी उसका एक क्राइम का ही दर्जा मिलेगा उसको भी। मतलब जो भी अगर कोई सेशनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है तो वो एज अ क्राइम ही देखा जाएगा। या फिर टू सपोर्ट क्लेम बाय फॉरेन पावर टू व्हाट इंडिया क्लेम्स एज इट्स टेरिटरी। या फिर कोई सपोर्ट कर रहा है ऐसी टेरिटरी को जो इंडिया की है, बट वो जो है सपोर्ट ही है, वो किसका सपोर्ट करता है, वो फॉरेन कंट्री का सपोर्ट कर रहा है कि ये टेरिटरी उनकी है। तो ये भी क्या है, एक क्राइम की तरह ही देखा जाएगा। तो इस एक्ट को अमेंड कर, ये जो एक्ट 1967 में बना था और ये 3 बार अमेंड हो चुका है। सबसे पहले 2008 में हुआ था, फिर 2012 में हुआ था, और लास्ट में अभी हाल ही में पिछले साल 2019 में हुआ था अगस्त में। तो हमें ये जो अमेंडमेंट हुई थी 2019 में, वो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये इस साल का यानी कि प्री 2020 में ये पूछा जा सकता है। देखिए 3 मेनली अमेंडमेंट हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो अमेंडमेंट बहुत हुई थी, बट 3 जो है वो मेन है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें पहले तो क्या था, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को ही टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते थे, बट अब क्या हुआ था, जो अमेंडमेंट आया था 2019 में, उस अमेंडमेंट के कारण अब इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है इस एक्ट के थ्रू। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी। और दूसरी जो अमेंडमेंट है वो एनआईए को लेकर है। जो डायरेक्टर जनरल हैं जो एनआईए के, उनको पावर दे दी गई थी, या उनको अप्रूवल दे दिया गया था कि वो अब उनकी, मतलब कि उनको पावर दे दी गई थी, जो डायरेक्टर जनरल हैं एनआईए के, उनको पावर दे दी गई थी कि वो जो भी केस चल रहा है, जो भी केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है टेररिस्ट से रिलेटेड, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अब ये इनके अप्रूवल के साथ भी सीज कर सकते हैं। अब उन्हें कोर्ट का अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए अप्रूवल दे देते हैं तो वो की जो प्रॉपर्टी है वो सीज कर सकते हैं। अगला क्या है, अगला अमेंडमेंट था कि जो ऑफिसर्स है एनआईए के,
उनको भी पावर दे दी गई है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं टेररिस्ट एक्ट को, जो कि पहले सिर्फ किसको दी गई थी, जो पहले जो थे वो डीएसपी या एसीपी के रैंक के ऑफिसर्स को ही दी गई थी ये पावर। बट अब क्या है, जो एनआईए के ऑफिसर्स है, जो रैंक ऑफ इंस्पेक्टर है या फिर अबव है, उनको भी ये पावर दे दी गई है कि वो टेररिज्म से जो भी रिलेटेड केसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो मेनली ये 3 की अमेंडमेंट है, ये आपको याद रखनी है। चलिए अब हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास, न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 न्यू बटरफ्लाई की स्पीशीज मिली हैं। देखिए, लेपिडोप्टेरिस हैव डिस्कवर्ड 2 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई इन अरुणाचल प्रदेश। तो आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या याद रखनी है कि जो ये लेपिडोप्टेरिस्ट हैं, ये कौन होते हैं? तो ये वो होते हैं जो स्टडी करते हैं बटरफ्लाइज के बारे में। तो उन्हें क्या बोलते हैं? लेपिडोप्टेरिस्ट। तो ये है। अब देखते हैं हम इन स्पीशीज के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो देखिए, एक जो स्पीशी फाउंड हुई है वो है द स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रीक। ये उसका नाम है, बटरफ्लाई का नाम है, साइंटिफिक नेम ये है। अब देखिए ये कहाँ मिली है? तो ये मिली है विजयनगर एरिया में, जो कि म्यांमार के बॉर्डर में। तो यहाँ पे ये स्पीशी मिली है और ये सबसे पहले कहाँ पे? जापानीज एंटोमोलॉजिस्ट ने इसे रिकॉर्ड किया था। सबसे पहले देखी गई थी ये कहाँ पर? चाइना के हाइनान प्रोविंस में, और जो इंडिया है वहाँ पर ये पहली बार मिली है अरुणाचल प्रदेश में। अगली जो स्पीशी है वो है एल्यूसिव प्रिंस नाम है उसका, और ये उसका साइंटिफिक नेम है। और ये कहाँ मिली है? तो ये मिली है नामदाफा नेशनल पार्क के पेरीफेरी में ये मिली है। कौन सी लोकेशन में? तो ये है मियाओ में, यहाँ पे ये मिली है। तो इसका जो कनेक्शन है वो वियतनाम से भी है, मतलब वियतनाम में भी ये थोड़ा बहुत जो इनसे रिलेटेड है स्पीशी है, वो जो बटरफ्लाई की स्पीशी है वो पाई जाती है। एंड वॉज थॉट टू बी द मोर फेमिलियर ब्लैक प्रिंस फाउंड इन ईस्टर्न हिमालयाज। और क्या है ये? जो ईस्टर्न हिमालयाज में ब्लैक प्रिंस नाम से जो बटरफ्लाई है उनसे भी ये ज़्यादा फेमिलियर है, मतलब रिलेटेड है। तो ये 2 स्पीशीज आपको नाम याद रखना है, स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रीक और एल्यूसिव प्रिंस। तो ये क्या है? बटरफ्लाई की स्पीशीज है जो अरुणाचल प्रदेश में मिली है। अगली हम न्यूज़ देख लेते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास असम कीलबैक के बारे में। ये एक स्नेक की स्पीशी है जो कि एंडेमिक है सिर्फ असम में, और ये 129 ईयर्स के बाद अभी इसको स्पॉट किया गया है। मतलब 129 ईयर्स तक ये स्पॉट नहीं हुए थे, अभी इनको स्पॉट किया गया है। और देखिए लास्ट इसको स्पॉट किसने किया था, कब किया गया था? तो ये किया गया था सैमुअल एडवर्ड पील ने किया था, और 1891 में किया था। 1891 के बाद अब 2018 में इसको फिर से देखा गया है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि ये कहाँ पे मिला है। तो ये मिला है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट में मिला है। असम के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट में। आपको ये याद रखना है कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है? तो ये है असम में है। तो देखिए अब इस स्नेक के बारे में हम बात कर लेते, तो देखिए ये एक नॉन वेनमस स्नेक है, बल्कि जहरीला ये जो है ये स्नेक वो जहरीला नहीं है, और ये सब बहुत ही छोटा है, लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा होगा, और ब्राउनिश और पैटर्न बेली है इसकी। अगला हम देखते तो देखिए ये एक यूनिक जीनस को बिलोंग करता है, जो कि क्या है? टू ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ 4 स्पीशीज। इनके सिर्फ 4 ही स्पीशीज हैं, यूनिक जीनस है जिसका नाम है हेरपेटोरियस। इस जीनस से ये बिलोंग करता है स्नेक, असम कीलबैक। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालय, साउथ चाइना और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये पाया जाता है। असम कीलबैक ये स्नेक का नाम है, आपको ये याद रखना है, इसलिए मैं बार बार इसे दोहरा रहा हूँ। चलिए अब हम देखते हैं इसकी जो कैटेगरी है यूएन लिस्ट, IUCN लिस्ट में। जो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इसकी कैटेगरी क्या है? तो उसमें इसको डेटा डेफिशिएंट में रखा गया है। मतलब जो ये जो स्नेक है उसको किसी भी कैटेगरी में रखने के लिए उतना सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्या है, इसको डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में रखा गया है IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें। तो आपको ये याद रखना है असम फील्ड के बारे में। तो चलिए गाइज, आज का लेक्चर बस यहीं तक था। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन आज का हमारा। तो देखिए आज का क्वेश्चन हमारा NBFC से रिलेटेड। तो कुछ स्टेटमेंट्स है, उनमें से आपको सही चुनना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है आपके पास, इट इज़ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। इट कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। इट कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। तो ये 3 स्टेटमेंट्स है, आपको इनमें से सही बताना है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर कल के वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, तो आप कल का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको इसका आंसर जानना है। वैसे इसका आंसर हमारे वीडियो में ही छुपा हुआ है, हमारे वीडियो में ही है। अगर आपने ध्यान से देखा हुआ तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो गाइस आज का लेक्चर बस यहीं तक था। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो हमारे इस लेक्चर से रिगार्डिंग या हमारे किसी भी कोर्स से रिगार्डिंग, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GS यूनिट पे मिल जाएगी। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं।
थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।